बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक नए व्लॉग के साथ हाजिर खिदमत हूं। नाज़रीन, 27वीं आनी तरमीम सेनेट के बाद कौमी असम्बली से भी मंजूर हो गई है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें सामने आई हैं जो कि अगले आने वाले दिनों के अंदर एक नया इशू क्रिएट कर सकती हैं। इस आईनी तरमीम के अंदर कौन सी ऐसी खुफिया चीज़ें सामने आई हैं जो पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे के ऊपर काफ़ी गहरा इम्पैक्ट डाल सकती हैं। आज कौमी असम्बली के अंदर जब मंजूरी दी गई 27वीं आईनी तरमीम की, तो उसके अंदर कुछ तब्दीलियां की गई हैं। वो तब्दीलियां क्या हैं, इसका पस मंजर क्या है, पीछे कौन सी अवामिल मतलब ये कि मौजूद थे, और क्यों वजीर आजम चीफ जस्टिस याहिया खान अफरीदी की हेल्प का उन्होंने जिक्र किया, उनको मुतराज़ा बनाने की कोशिश की, और दूसरा उनकी तारीफें क्यों की हैं, ये वजूहात बताएंगे। और सबसे अहम और बड़ा मामला कि क्या अब सेनेट ऑफ पाकिस्तान से दोबारा इनको अप्रूवल लेनी पड़ेगी, और फिर क्योंकि कुछ तरमीम ऐसी तजवीज़ की गई हैं, तो खौफ के अंदर ये जो की जाने वाली तरमीम है इसका इम्पैक्ट क्या आएगा। और दूसरी जानिब जो 10 नवंबर को भारतीय दारुल हुकूमत न्यू दिल्ली के अंदर एक धमाका हुआ, उसको भारतीय कैबिनेट की तरफ से आज ये कहा गया है कि ये दहशतगर्दी की कार्रवाई थी और मजीद इन्वेस्टिगेशन के लिए उन्होंने कहा है, उसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। चंद दिन पहले सेनेट ऑफ पाकिस्तान में एक मुसवदा पेश हुआ 27वीं यानी तरमीम का, उसके ऊपर एक कमेटी बनी। कमेटी ने फिर एक कंसेंसस करके पहले जो 49 नुकात के ऊपर मुसवदा था उसको 59 नुकात उसके करके वो सेनेट ऑफ पाकिस्तान से उसकी अप्रूवल ले ली गई, और उसके अंदर भी अप्रूवल भी ब्रूट मेजॉरिटी के तहत ली गई, जिसमें सेनेटर अहमद खान और सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो जो हैं उन्होंने वोट किया। इन दोनों का ताल्लुक अपोजिशन की जमातों से था। सैफुल्लाह अबड़ो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर थे, और जो सेनेटर अहमद खान थे उनका ताल्लुक जमीयत उलमा इस्लाम से था। इतलात ये थी हमारे पास कि 2 से 3 सेनेटर्स और भी थे हुकूमत के पास या एस्टैब्लिशमेंट के पास थे, जो आप यूं कह सकते हैं कि वो बड़ी बासानी के साथ 2/3 मेजॉरिटी हासिल कर सकते थे। लेकिन इशू ये हुआ कि एक तो नेशनल पार्टी के जान बलीदी साहब ने इनकार कर दिया और वोट डालने से सेनेट ऑफ पाकिस्तान में, और दूसरा इरफान सिद्दीकी साहब जो है वो उस दिन अलील थे। एक कंट्रोवर्सी है कि उनके अदालत को छुपाया गया या फिर उनके फौत होने को छुपाया गया, लेकिन अब तो इस बात की वो भी हो चुकी है कि आज उनका रेफरेंस भी सेनेट ऑफ पाकिस्तान में कर देगा कि वो वफात पा गए हैं, तो 2 सीटें तो कम हैं। अब इंटरेस्टिंग सिचुएशन ये पैदा हुई कि सैफुल्लाह अबड़ो साहब ने उस दिन रिजाइन कर दिया, लेकिन जब ये मामला कौमी असम्बली की तरफ गया, कौमी असम्बली के अंदर जब डिबेट शुरू हुई, तो उसके अंदर कुछ इश्यूज सामने आने लग गए। उसके अंदर ये चीज़ भी सामने आई कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया खान अफरीदी नहीं रहेंगे। और एक बात मैं आपको बताऊं, ये इस बात का इंकशाफ कहें या फिर इस बात की जो गुफ्तगू है या इस बात को हाईलाइट जो किया है वो बैरिस्टर गौहर अली खान ने किया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन है। और कुछ ऐसी रिपोर्ट्स भी हैं कि गौहर अली खान साहब ने बड़ी कोशिशों के बाद याहिया खान अफरीदी साहब को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान लगवाया था, अब उनसे ओहदा छीना जा रहा था। तो इतलात ये आई सामने कि याहिया खान अफरीदी साहब कुछ लोगों ने खत लिखे, खतूत लिखने के बाद जब मामला जाहिर सी बात है याहिया खान अफरीदी साहब के पास में, उन्होंने पैगाम दिया और ये कहा कि अच्छा इतना कुछ हमने किया और आप बदले में ये कर रहे हैं। इतलात ये सामने आ रही हैं कि उन्होंने रिजाइन देने की जो है वो बात की और ये कहा कि मैं रिजाइन कर दूंगा, जिसके बाद हुकूमत की जोड़ें लग गई। और फिर 11 थार के ऊपर ये हुक्म दिया गया था कि आज दिन 1 बजे सारी तरामीम खत्म कर दी जाएंगी, मुकम्मल तौर पर इसको अप्रूव कर दिया जाएगा। 27वीं यानी तरमीमी बिल 2025 को सेनेट के बाद कौमी असम्बली से भी मंजूर कर लिया जाएगा। लेकिन ये जब इशू सामने आया, जब याहिया खान अफरीदी साहब अपने इदारे को बचाने के लिए सामने नहीं आए, अपनी अदालत को बचाने के लिए नहीं आए, अपनी वो एक जो कह सकते हैं कि इतना अरसा जिन्होंने आपने वकालत की, वकालत करने के बाद आप जज के तौर पर आए, आप अपनी अदालत को बचाने के लिए नहीं आए, आप अपनी कुर्सी बचाने के लिए आए। और फिर दौड़े लगी हुकूमत की। 11 थार के ऊपर एक नया एजेंडा मुसवदा तैयार किया गया, एक नया ड्राफ्ट तैयार किया गया, 3-4 शिकों के ऊपर उन्होंने बनाया गया, और फिर यह कहा गया कि जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं, चीफ जस्टिस याहिया खान अफरीदी जब तक हैं ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रहेंगे, और जब ये रिटायर हो जाएंगे,
जब ये इनकी मुदत खत्म हो जाएगी तो फिर जो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट या फिर जो चीफ जस्टिस जो वफाकी आईनी अदालत होगी, इनमें से जो सीनियर जज होंगे, जो सीनियर मोस्ट होंगे, वो फिर क्या होंगे जी, वो बनेंगे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। अब इनके पास ओहदा रह गया है और इसकी भी कौमी असम्बली ने मंजूरी दे दी है और मंजूरी के बाद पैरेलल कोर्ट बन गई है वफाकी आईनी अदालत के नाम से। सूबों की बराबरी के ऊपर बुनियाद के ऊपर जो नुमाइंदगी होगी। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनके पास वो तमाम तर इख्तियारात हैं वफाकी आईनी अदालत के पास, जो आईनी मामलात होंगे वो इनके पास होंगे। आइन के अंदर बहुत सारी चीजें हैं। आर्टिकल 17 को बड़ा हाईलाइट किया जा रहा है। ज़ाहिर आर्टिकल 17 जो है वो फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन है, यानी कि आपको सियासी जमात बनाने की, सियासी जमात में शमूलियत इख्तियार करने की, सियासी जमात को रेगुलेट करने के हवाले से इख्तियारात हैं। अब ये भी वफाकी आईनी अदालत के पास जाएगा क्योंकि वहां पर आइन के अंदर ये मेंशन कर दिया गया है। इसी तरीके से 63A की तशरीह का मामला हो, वो भी वफाकी आईनी अदालत के पास मामला जाएगा। और भी बड़े मामला होंगे, इलेक्शन से मुतालिक रिलेटेड होंगे, वो भी ज़ाहिर है इधर ही जाएंगे। तो क्लियर होगी चीजें। तो वफाकी आईनी अदालत बनेगी, वफाकी आईनी अदालत के जो चीफ जस्टिस होगा और जो मेंबरान होंगे वो 68 साल में रिटायर होंगे। एक राह हमवार की जा रही है, गुफ्तगू चल रही है कि शायद जो रिटायर्ड जजेस हैं उनको भी अकोमोडेट किया जाएगा क्योंकि उनकी उम्र 68 साल नहीं हुई। खैर, अगर तो इस बात के ऊपर दलील बनती कि यार 65 कर दें, पैरेलल कोर्ट बनानी है तो 65 कर दें। ये तो नहीं कि एक बंदा चीफ जस्टिस बनेगा, हुकूमत को सर्व करता रहेगा, तो फिर आप उसको शिफ्ट कर देंगे आईनी अदालत में। 3 साल आपको मजीद ओहदा मिलेगा, आपको पैसे मिलेंगे, तनख्वाहें मिलेंगी, मराहत मिलेंगी। तो ये एक तरमीम की गई। फिर जजेस के जो है वो तबादलों के अंदर भी मतलब शामिल कर दी गई है इस चीज को कि तबादले भी आप हो सकते हैं। आइन के आर्टिकल 200 के अंदर तरमीम कर दी गई है और उसके अंदर जज की जो रजामंदी है उसको निकाल दिया गया है। मुतलका चीफ जस्टिस और जिस जगह जाएंगे उनको शामिल किया गया और जुडिशल कमीशन को शामिल कर दिया गया है। तो मतलब ये भी अगर आप हुकूमत के खिलाफ काम करेंगे तो आपको निकाल दिया जाएगा। दूसरा, आर्टिकल 6 के अंदर तरमीम की गई है जो कि मंजूर हुई है। उसके अंदर यह लिखा गया है कि जो हाई ट्रेजन वाला मामला होगा उसको हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के अलावा जो वफाकी आईनी अदालत बनेगी वो भी इसके हवाले से कार्रवाई नहीं कर सकती। जाहिर है लोगों को इस्तिस्ना तो देना था, फिर ताहयात इस्तिस्ना सदर को भी मिल गया, सदर पाकिस्तान को। इसी तरीके से गवर्नर्स जो होंगे वो जब तक ओहदे के ऊपर हैं तब तक उनको भी उनके खिलाफ कोई क्रिमिनल कार्रवाई नहीं की जा सकती। फिर आइन के आर्टिकल 243 के अंदर भी तरमीम कर दी गई, जिसके बाद आर्मी चीफ जो होंगे वो तमाम जो सिक्योरिटी फोर्सेस होंगे उनके कमांडर होंगे, उनके चीफ होंगे। और उसकी ये जो ओहदा है सर्विसेज चीफ्स का जो बराबर था वो अब उसके अंदर शिफ्ट हो गया है। अब मतलब नेवल एयर चीफ जो हैं वो भी मातहत होंगे। तो चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा खत्म कर दिया गया है। तो एक कहा जा रहा है कि सिनर्जी चाहिए, मतलब ये कि अब जंग जो होती है वो आपको पता है कि एयरफोर्स भी लड़ती है, नेवी भी लड़ती है, आर्मी भी लड़ती है, साइबर अटैक साइबर फोर्स भी होती है, मतलब सब लड़ते हैं। तो एक कंबाइंड एफर्ट चाहिए। उसका कमांडर जो है वो जनाब आसिम मुनीर साहब फिलहाल होंगे, फील्ड मार्शल भी होंगे। और फिर इनके लिए भी इस्तिस्ना लिख दिया गया है और इनको हटाने का तरीकाकार भी इसके अंदर मेंशन किया गया है। ये इनको हटाने के लिए भी वही होगा कि जिस तरह सदर पाकिस्तान का मुआवजा होता है पार्लियामान की अक्सरियत दोनों हाउसेस की, तो वो इस तरह से चाहिए होगी। मतलब आप हर तरह के पर्सन स्पेसिफिक चीज़ें कर रहे हैं। और सेनेट इलेक्शंस के अंदर जो अनॉमली आ गई थी, सेनेट के खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शंस नहीं हो सके थे बर वक्त, तो उसको भी दूर किया गया है। और ये कहा गया है कि सेनेट के इंतखाबात या फिर जो मुद्दत होगी वो 11 मार्च को ख़त्म होगी। मतलब बाकी सेनेटर जो अगर मुंतखब 3 साल के लिए नहीं बल्कि उसी दिन ही ख़त्म होंगे। मिसाल के तौर पर इनकी जो मुद्दत 6 साल की थी वो 5 साल या फिर 4.25 साल रह गई है। ये एक चीज़ रखी गई है। और आज की इंटरेस्टिंग बात ये थी कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो खुद पहुंचे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने तगड़े किस्म का स्पीच भी किया और ये कहा कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर तातुल आया हुआ है या जो डेडलॉक की सिचुएशन है उसको हम दूर करेंगे। तो मतलब नवाज शरीफ साहब को भी आज स्पेशली भेजा गया कि जनाब जाएं और इसको तरमीम को वोट करें। वो विजुअल्स बन गए हैं, तारीखी हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ख़त्म कर दिया गया, तबाह कर दिया गया, अदलिया का बेड़ा गर्क कर दिया गया, आज़ाद अदलिया अब आपको किताबों में मिलेंगी और उसमें नवाज शरीफ का रोल होगा। मतलब कोई वो नहीं था, सबको हुक्म था कि पहुंचो, आपने पहुंचना है, आपने खिताब करना है या आपने जाके वोट करना है। नवाज शरीफ साहब वहां पर पहुंचे, पीटीआई ने
एहतजाज किया, शोर मचाया, मुखालफत में 4 वोट आए जो कि JUI के थे। वोटिंग जब हुई तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वोटिंग के अंदर हिस्सा नहीं लिया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसका बाइकआउट किया। खैबर अपना सेनेट में भी यही किया, और कौमी असम्बली भी तनकीद नहीं करना चाहता, लेकिन एक पॉलिसी है, पार्टी की अपनी पॉलिसी है। मैं ये समझता हूँ कि इसकी मुखालफत रजिस्टर्ड करवानी चाहिए थी। 2 वोट थे, 50 वोट थे, 70 वोट थे, 37 वोट थे, 50 वोट थे, जितने भी थे, आपने वॉक ओवर नहीं देना था। आपने कम से कम ये करना था कि इतने लोगों ने इसकी मुखालफत की थी। अब तो मुखालफत में 4 वोट आएंगे, अक्सरियत तो उनके साथ होगी, तो आप बाइकाट के ऊपर थे। बाइकाट का मतलब क्या होता है? बाइकाट का शायद बहरहाल जो भी है, PTI ने अब इसके ऊपर ये फैसला किया है कि वो इस हुकूमत के खिलाफ, या अपोजिशन लीडर जो हैं वो महमूद खान अचकज़ई साहब, उनकी आज बड़ी डिबेट भी हुई है स्पीकर कौमी असम्बली के साथ, कि बातचीत की बात की, ये किया। तो बहरहाल उन्होंने ऐलान कर दिया है कि जुम्मे को हर नमाज जुमा के बाद इस हुकूमत की मुखालफत में एहतजाज किया जाएगा, हर मस्जिद के बाहर एहतजाज होगा। इसके अलावा जो है वो इंटरनेशनल जो एम्बेसडर्स हैं इंटरनेशनल ममालिक के, उनके साथ रब्ता किया जाएगा और उनको खतूत लिखे जाएंगे कि इस हुकूमत के साथ कोई मुआहदा ना करें, जिम्मेदार नहीं होंगे। तो ये एक मूवमेंट्स बन रही हैं। और दूसरी जानिब जो 10 नवंबर को न्यू दिल्ली में लाल किले के बाहर दहशतगर्दी की वाक़या हुआ है, आज जो इंडियन कैबिनेट है, इंडियन यूनियन मिनिस्टर जो यूनियन कैबिनेट है, आप उसे कह सकते हैं कि जो वफाकी उनकी हुकूमत है, उनकी कैबिना का इजलास होता है, और इस इजलास का जो एलामिया जारी किया गया है उसमें यह कहा गया है कि ये दहशतगर्दी की कार्रवाई थी, और मजीद इन्वेस्टिगेशन के लिए उनको कहा गया कि थॉरली इसकी इन्वेस्टिगेट करें और जो इसके जिम्मेदारान हैं उनके खिलाफ कार्रवाई प्रपोज की जाए। ये मामला कश्मीर के हवाले से क्यों नहीं होता? मतलब मैं क्वेश्चन है, जो भी पाकिस्तान और इंडिया जंग के दहाने के ऊपर कुछ दिन पहले पहुंचे थे 2025 में ही, जिसमें इंडिया के 8 तैयारे या 7 तैयारे गिरे, कुछ राफेल थे मई में। तो सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि जो वो जो एक एक्टिविटी हुई थी, आपके एक इलाके की जो एक जिसे कह सकते हैं कि एक तफरी गाह है, तफरी इलाका है, तो आपने उसकी इस तरीके से इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं करवाई? जबकि पाकिस्तान ने फौरी तौर पर उसकी तरदीद मजम्मत भी की और पाकिस्तान के ऊपर ब्लेम कर दिया गया। अभी भी पाकिस्तान ने इसकी मजम्मत की है। तो पाकिस्तान के अंदर भी जो है वो फितना और खारिज, फितना और हिंदुस्तान जो है वो उनके स्पॉन्सर दहशतगर्दी इस्लामाबाद में हुई है, जिसकी वजह से बहुत सारे इशूज पाकिस्तान को फेस करना पड़ रहे हैं। तो पहले इंडिया ने इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं कराई? इल्ज़ाम पहले क्यों नहीं लगाया? अभी अच्छी बात है कि आपने एक इल्ज़ाम लगा दिया, लेकिन भारतीय मीडिया ये कह रहा था, उस वक्त ये रिपोर्ट कर रहा था कि ये सिलेंडर ब्लास्ट है, लेकिन बाद में आपने कही दहशतगर्दी का वाक़या है। तो लोग कह रहे हैं कि हो सकता है एक बार फिर ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हो और पाकिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत करने की कोशिश हो। लेकिन अभी भी मैं ये कहता हूँ कि पहला वाक़या हुआ था जिसकी वजह से पाकिस्तान और इंडिया जंग के दहाने पहुँचे थे, जो बड़ी झड़पें हुई, तो उसको जो है वो इन्वेस्टिगेट करना चाहिए था। पाकिस्तान का ये शुरू से मतलब ये आप इसे कह सकते हैं कि मौक़िफ़ रहा है। तो अभी भी मैं ये समझता हूँ कि ठीक है, आप इन्वेस्टिगेट करें, लेकिन इंडियन मीडिया ने जो रिपोर्ट किया था उसको भी देखें। ये था आज का व्लॉग। मतलब इजाज़त दीजिए। अल्लाह हम सबका हामी नासिर।